सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के पाठ 2 दादी माँ को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है और लेखक का अपनी दादी के साथ बहुत स्नेह का, बहुत प्रेम का रिश्ता था। उनकी मृत्यु की सूचना जैसे ही लेखक को मिली तो तभी लेखक के मन में बचपन से लेकर के दादी माँ से संबंधित सारी बातें एक के बाद एक उनको याद आने लगी और उन्हीं सभी बातों को इस पाठ में लेखक ने बताया है। लेखक ने सबसे पहले बताया है कि जब गर्मी की छुट्टियां आती थी और वो अपने गांव में जाते थे तो वहाँ पर लेखक और लेखक के साथी सभी बच्चे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में नहाया करते थे। गंधपूर्ण जलाशय अर्थात जब बारिश के बाद जब तालाबों में, जलाशयों में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी में गांव के बच्चे नहाया करते थे। और लेखक जब एक दो बारी उस पानी में नहा पाए थे तो उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी और जैसे ही लेखक की तबीयत खराब हुई, उनको बहुत तेज़ बुखार हुआ, तब दादी माँ ने दिन रात जाग जाग कर लेखक की सहायता की थी। लेखक की पूरी देखभाल का जिम्मा दादी माँ ने ले लिया था। दादी माँ हर समय उनके पास बैठी रहती, कभी उनका सर दबाती, कभी उनको दालचीनी का लेप लगाती और कभी उनके खाने पीने का ध्यान रखती। तो लेखक को वो बातें बहुत याद आती हैं। एक बात और लेखक को याद आती है कि केवल लेखक की ही देखभाल दादी ने की हो ऐसा नहीं है। गांव में, पूरे गांव में यदि किसी की भी तबीयत खराब होती थी तो दादी माँ उनके पास पहुंच जाती थी। दादी माँ को गांव की बहुत सारी दवाइयों के नाम पता थे और दादी सबकी देखभाल के लिए उसी प्रकार से लग जाती थी जैसे कि वो अपने ही घर के सदस्य हों। उसके बाद लेखक को दूसरी बात याद आती है कि एक बार दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची को क्यों डांट रही थी? क्योंकि रामी की चाची ने दादी माँ से कुछ पैसे उधार लिए थे और उन पैसों को वो टाइम से वापस नहीं कर पाई थी। तो दादी माँ रामी की चाची को डांट रही होती है और वो कहती हैं कि उस समय तो तुम बड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी, उस समय तो तुम बड़ी प्रार्थना कर रही थी कि मुझे उधार दे दो और अब तुम समय बीत जाने के बाद भी पैसे नहीं दे रही हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। लेखक के सामने दादी माँ उसको डांटती हैं, लेकिन बाद में जैसे ही दादी माँ को पता लगता है कि रामी की चाची उधार के पैसे इसलिए वापस नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनकी बेटी की शादी है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो दादी माँ का गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है और वो अपने आप ही रामी की चाची के घर जाती हैं, उनका पिछला सारा कर्जा माफ़ कर देती हैं और यहाँ तक कि उन्हें कुछ पैसे भी देती हैं। 10 रुपये उनको देती हैं। उस ज़माने में 10 रुपये की बहुत वैल्यू थी, बहुत अहमियत थी। तो वो 10 रुपये दे करके कहती हैं कि देखो, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और जैसी तेरी बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। तो इस बात से लेखक याद कर रहे हैं कि दादी माँ सब लोगों की सहायता किस प्रकार से करती थी। उसके बाद लेखक को याद आता है कि जब लेखक के भैया की शादी थी, किशन भैया की शादी थी, तो उस समय पर दादी माँ इतनी व्यस्त हो गई थी कि वो हर समय वो काम में लगी रहती थी। दादी माँ कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन दादी माँ की छत्र छाया में बाकी सभी लोग काम करते रहते थे। दादी माँ अगर नहीं होती तो कोई भी काम समय से नहीं हो पाता था। उसके बाद किशन भैया की शादी में रात के समय जब औरतें नाच गाना आदि करती हैं तो लेखक जो होते हैं, लेखक रात को छिप करके उस नाच गाने को देखते हैं और दादी माँ अपने बच्चों को प्यार के कारण, अपने बच्चों को लाड के कारण वहीं पे छिपा लेती हैं, चादर उड़ा के सुला देती हैं और कहती हैं कि ये तो सोए हुए हैं। तो लेकिन जब नाच गाने के बीच में कोई हंसी का प्रसंग आता है तो लेखक की हंसी छूट पड़ती है और जैसे ही हंसी छूटती है तो सबको पता लग जाता है कि ये बच्चा सो नहीं रहा था। तो तब भी दादी माँ ही लेखक को बचा लेती हैं। लेखक को याद आता है कि बचपन में जब भी वो कभी कोई गलती भी करते थे तो अगर वो दादी माँ के पास पहुँच जाते थे तो दादी माँ उन्हें बाकी सब लोगों की डांट से बचा लिया करती थी। उसके बाद लेखक को उनका एक रूप और याद आता है कि जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हुई तो उस समय उनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। क्यों?
क्योंकि दादाजी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो लेखक के पिताजी थे और जो लेखक के बड़े भाई साहब थे, उन दोनों ने ज़रूरत ना होते हुए भी केवल दिखावे के लिए अपने जो स्वार्थी दोस्तों के कहे में आकर के उधार लिया, कर्ज लिया और दादाजी के श्राद्ध में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। दादी माँ मना करती रही, लेकिन उन्होंने फिर भी वो पैसा खर्च किया और उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ कि उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वो दादी माँ जो लोग दूसरे लोगों को उधार पैसे दिया करते थे, उन लोगों को उधार लेने की नौबत आ गई। पैसे लेकर के उन्होंने श्राद्ध आदि का कार्य तो कर दिया, किंतु बाद में उनके घर के पैसों की हालत, उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। लेकिन जैसे ही दादी माँ ने देखा कि लेखक के पिताजी और बड़े भाई वो रात के समय परेशान हैं खर्च को लेकर के, उन्हें लग रहा है कि घर की स्थिति खराब हो गई है, तो दादी माँ ने चुपके से अपने संदूक में से एक सोने का कंगन निकाला और वो उनको दे दिया और उन्हें कहा कि बेटा इस कंगन को बेच करके आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो। और बेटा पुराने लोग जो हुआ करते थे, ये कंगन तुम्हारे दादाजी का दिया हुआ है, हमारे परिवार की वंश की निशानी है, मैं इसे सारी उम्र से संभाल कर रखती आई हूँ और पुराने लोग बेटा इसीलिए कुछ चीज़ें जोड़ कर रखते थे। यहाँ दादी माँ ये शिक्षा दे रही हैं कि बुरे समय के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ पैसा जोड़ करके ज़रूर रखना चाहिए। तो दादी माँ अपना वो कंगन निकाल करके लेखक के पिताजी को दे देती हैं और उस समय लेखक को जब पता लगता है, लेखक छोटे ही थे, लेकिन जब उन्हें पता लगता है तो लेखक को दादी माँ किसी देवी से कम नहीं लगती। लेखक को लगता है कि ऐसा लगता है कि ये कोई देवी है जो किसी शाप के कारण, जिन्हें कोई श्राप आदि मिल गया होगा, इस कारण से इन्हें धरती पर आना पड़ा। तो लेखक को उस समय अपनी दादी माँ देवी के समान लगती हैं और इसी के साथ ही लेखक की आंखों से आंसू आने लगते हैं और जो पत्र लेखक पढ़ रहे होते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि दादी माँ अब नहीं रही, दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है, तो लेखक की आंखों से आंसू निकलते हैं। इस कारण जो पत्र में लिखा हुआ था वह भी लेखक को ठीक से दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब हमारी आंखों से पानी आ रहा होता है तो हमें दिखाई नहीं देता, सब धुंधला हो जाता है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि वो जो लिखा हुआ है पत्र में वो चींटियों सी कतारें चल रही हैं, चींटियों सी कतारें चल रही हैं, कतारें मतलब लाइन, ऐसा लग रहा है कि वो चींटियाँ सी चल रही हैं, वो उन्हें अक्षर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही यह अध्याय संपूर्ण हो जाता है।